अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज साहिल गफार और द चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आप लोगों का अगेन वार्म वेलकम है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम जो है वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में से लिया गया है। और ये जो टॉपिक है यहाँ पर ये पॉइंट पे फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से ये अगर कुछ स्टूडेंट इसका डेमो तैयार करता है कॉलेज में तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम जो होता है वो एक स्मॉल मैस पे मुश्तमिल होता है। एक स्मॉल मैस होता है जिसे जिसको बॉब भी कहा जाता है। इसको क्या जाता है? बॉब भी कहा जाता है। तो उसे एक आप स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और स्ट्रिंग का दूसरा जो हिस्सा है वो फिक्स्ड पॉइंट के साथ लगा होता है। तो फिक्स्ड पॉइंट के साथ जब हम फिक्स करते हैं तो ये वाली जो स्ट्रिंग होती है इसमें खिंचाव पैदा होती है, यानी कि टेंशन पैदा होती है। इसमें एक टेंशन पैदा होती है। लेकिन आपने स्ट्रिंग वो लेनी है, रस्सी वो लेनी है जिसके अंदर लचक पैदा ना हो। ठीक है, अनस्ट्रेचेबल आप लोगों ने वो स्ट्रिंग लेनी है तो फिर जाके ये सिंपल पेंडुलम होगा। अब सिंपल पेंडुलम जो होता है, जैसे ही बॉब लगाते हैं, स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो इसके अंदर टेंशन पैदा होती है और जो टेंशन की डायरेक्शन होती है ये ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि यहां पर ये जो बॉब है इसका एक वेट है और वो वेट नीचे की तरफ होता है। तो वो वेट, जितना वेट होता है उतना इस रस्सी के अंदर टेंशन पैदा होती है। इसी वजह से बॉब जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है और क्योंकि यहां पर जितना वेट होता है उतनी इसके अंदर टेंशन होती है। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो करता है। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात अगर करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यानी कि एसएचएम में कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है इसका मतलब क्या होता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहली जो कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। ये इसकी पहली कंडीशन है कि जो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा वो जो डिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 2 पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो होगा मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन होगा मीन पोजीशन की तरफ। यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। हमने लास्ट टाइम मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने क्या किया था कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर स्ट्रेच हो जाता है, पोजीशन ए पर पहुंच जाता है। जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स हटाते हैं तो वो इस तरह से आगे की तरफ जाता है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ जाता है। जब चलता है इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है तो मीन पोजीशन पर ये रुकता नहीं है। जब यहां पर आता है तो फिर ये वापस पीछे की तरफ आता है, फिर मीन पोजीशन की तरफ आता है। एक्सट्रीम पोजीशन से फिर ये मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन से आगे की तरफ चले जाए चाहे वो पीछे की तरफ चल जाए, दोनों सूरतों में उसने आना मीन पोजीशन की तरफ होता है। यानी कि उसके अंदर जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन की तरफ हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो हम इस बात को मैथमेटिकल भी देखते हैं कि जो एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। जी, मैंने इस बॉब को, इसके ऊपर मैस है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद इसे खास डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेस करके ले गए। और जो डिस्टेंस है उसे वो डिस्टेंस एंगल उसने एक कवर किया है और वो एंगल थीटा उसने कवर किया है। यहां पर ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, इस बॉब को छोड़ देते हैं। जैसे ही बॉब को छोड़ते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है। लेकिन चूंकि ये मीन पोजीशन पर ठहरता नहीं है, तो ये क्यों नहीं ठहरता, ये अपने इस इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब ये यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है
फिर ये मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देता है, फिर ये यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर ये आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट हम यहां पर जब इसे डिस्प्लेस करवा के हम लेके गए थे इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो यहां पर आने के बाद आखिर क्या चीज थी, कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही थी जिसकी वजह से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू हो गया था। स्टूडेंट जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी और फोर्स लगाने के बाद आप इस पोजीशन इसको ओ से ए की तरफ आप लेके गए थे, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई थी। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने इस पोजीशन ए से यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ हरकत किया था। ओके, उसके बाद आखिर वो फोर्स कहां से आई? स्टूडेंट अगर आप यहां पर देखें तो बॉब का जो वेट है वो नीचे की तरफ है, और आपको पता है कि जो वेट होता है वो उसका फार्मूला W इज इक्वल टू mg होता है। ओके, यहां पर जो वेट है वो नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है। हम यहां पर इसको यहां पर लेके आए, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आए, तो यहां पर आने के बाद इस वेट को हम दो हिस्सों पे इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमें वो रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ए से पोजीशन ओ की तरफ जाया। हम यहां पर भी इसका बेटा स्टूडेंट जो वेट है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, यहां पर भी इसका वेट क्या है, नीचे की तरफ है। हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट उसका वाई एक्सिस। इसमें हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व किया तो यहां पर एक्स एक्सिस पर यहां पर जो वेट का कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा। ये इसका वेट का एक्स कंपोनेंट है। यहां पर ये वाला जो होगा, ये वाला वो होगा वेट का y कंपोनेंट, और वो होता है mg sin थीटा, वो होता है mg sin थीटा। मैं इसको आपके लिए लिख देता हूं। वेट का y कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। अब यहां पर आप अगर देखें तो यहां पे जो टेंशन है वो T ऊपर की तरफ है और उसका y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट सॉरी mg cos थीटा इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे है। यानी कि जो टेंशन है और जो x कंपोनेंट है ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट का x कंपोनेंट है वो तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। इसका मतलब हमारा ये जो y कंपोनेंट है ये हमारे काम का है। अगर आप y कंपोनेंट की तरफ देखें तो y कंपोनेंट की डायरेक्शन बिल्कुल हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ आपको नजर आ रही होगी। इसका मतलब इसके अंदर पैदा होने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, वो वेट का y कंपोनेंट है और वो है mg sin थीटा। इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से इसके ये मूव करना शुरू हुआ था वो है mg sin थीटा। स्टूडेंट अगर आपने एक इस बॉब को हमने थोड़े एंगल के लिए लिया है, स्मॉल एंगल के लिए लिया है, तो ये वाली इक्वेशन जो बन जाएगी, जो sin थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा FR इज इक्वल टू mg थीटा। लेकिन स्टूडेंट यहां पर एक बात याद रखें कि यहां पर ये जो mg sin थीटा है ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ इस ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब भी यही होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव साइन यहां पर ये बात को शो करता है। कैसे? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है हमेशा ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, जैसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, हमने एक स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, ये फिक्स है, हमने इसको क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद इसको यहां पर लेके आए, तो जैसे हमने इसको पुश किया इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई। ठीक है जी, आपने
अप्लाई जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे की है। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट इस तरह से आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको आगे की तरफ लेके गई। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होने वाली जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे है। रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होने वाली फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे है। इस वजह से यहां पर ये माइनस आया है, क्योंकि जो माइनस है ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको मेन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। यहां पर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ओके, अब बेटा स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिस तरह से यहां पर, जिस तरह से यहां पर अगर आप ये इसकी मीन पोजीशन है तो यहां से लेकर यहां तक उसने कोई डिस्टेंस x ट्रेवल किया है और उस ट्रेवल करने की वजह से उसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है, तो हमेशा स्टूडेंट उसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होता है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो होता है F इक्वल टू ma। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। ये m और m इससे कट गया, सो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, F इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। ये एक्सेलेरेशन इसके अंदर जो है वो पैदा हुआ है। अगर हम लोग देखें तो इस ऑब्जेक्ट के सिंपल पेंडुलम ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो एक कर्व की सूरत में कर रहा है, इस तरह से कर्व की सूरत में। अगर आप यहां पर देखें तो मैं बॉब को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जब लेके आया था, इस पोजीशन पर, तो उस तरह से इसने एक डिस्टेंस कर्व की सूरत में ट्रेवल किया था। मैं उसी डिस्टेंस को इस सीधा करके करता हूं तो वो x होगा। यहां पर एक आर्क बनी थी और ये वाली आर्क कुछ इस तरह से बनी थी, यहां पर एक थीटा है और चूंकि इसकी जो लेंथ है वो l है, तो आपने यहां पर एक रिलेशन पढ़ा होगा, वो रिलेशन है s इज इक्वल टू आर थीटा। ये मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये r इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा। अब यहां पर ये जो s है वो डिस्टेंस है जो इस बॉब ने कवर किया है और वो है x, और यहां पे जो r है वो ये वाला है, यानी कि अगर आप ये इक्वल टू l है, वो कैसे है मैं आप लोगों को अभी यहां पर स्टूडेंट मेंशन कर देता हूं। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है और सर्कल के ये वाला डिस्टेंस r होता है। ये एक पॉइंट से 2 पॉइंट किया गया, ये भी जो है वो r होगा। अगर मैं ये सारे का सारा सर्कल अगर खत्म कर दूं, ये वाला सर्कल, तो अगर आप लोग गौर करें तो सिंपल पेंडुलम ने भी कुछ इस तरह की शक्ल बनाई है। तो उसने ये वाला उसका जो रेडियस है सिंपल पेंडुलम की, ये स्ट्रिंग होगी जो कि l है। यहां से लेकर यहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x है और ये थीटा है। तो इस तरह से ये वाला जो है वो थीटा इज इक्वल टू x ओवर l आ गया। इसकी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करें, इस वाली इक्वेशन नंबर आप 3 में पुट करें तो आपको कैसे एक रिजल्ट मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स ओवर एल। सो a इज इक्वल टू, मैं अगर इसको मॉडिफाई करूं तो माइनस जी ओवर एल एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 होगी। ओके, अब यहां बेटा वो बात आ गया जो मैंने उनको पहले स्टूडेंट बताना था कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से परफॉर्म करती है। तो अगर मैं यहां पर g ओवर एल है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट है, लेंथ भी यहां पर कांस्टेंट है। ये तो नहीं है कि आपने यहां पर 5 मीटर लिया था यहां पर आके 10 मीटर हो गया, नो, लेंथ भी यहां पर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस x के। तो बेटा यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन थी कि यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। इस बात से हमें पता चला कि जो सिंपल पेंडुलम है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ओके हो गया। अब दूसरा हम इसके टाइम पीरियड की तरफ जाते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला सिंपल पेंडुलम
का टाइम पीरियड क्या होता है। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास है a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। हमने सिंपल पेंडुलम से पहले एक मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, जिसमें जो एक पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैस स्प्रिंग सिस्टम जब एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमने उसकी एक वैल्यू पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखी थी, और वो होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये नंबर 5, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस जी ओवर एल एक्स के, ये माइनस इस माइनस कट गया, एक्स एक्स के कट गया, सो ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर हो गई 6। स्टूडेंट आप लोगों की बुक में ये वाला बस सिंपल यही लाइन कहा गया है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पढ़ी थी, तो उससे डायरेक्ट उन्होंने ये वैल्यू लिखी हुई है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो कैसे ये ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल आया। बेटा जो टाइम पीरियड ओमेगा यहाँ पर बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो आपस में रिलेशन होता है वो ये होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। अब यहां पर इस ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो टी इज इक्वल टू हो जाएगी 2 पाई ओवर जी ओवर एल, इस तरह से। तो जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो ये वो वाला फार्मूला आ गया कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, उसका फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है। हमने वो पेंडुलम का टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, और दूसरी बात हमने पेंडुलम को प्रूव भी कर दिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड आया है, इसका क्या मतलब है, और ये टाइम पीरियड जो है वो इसके रिलेटेड आपसे किस तरह से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपने स्टूडेंट वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यहां पर मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अगर आप इस फार्मूले में देखें तो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, टी डिपेंड ऑन एल, और उसके बाद जो टी है वो डिपेंड कर रहा है ऑन जी। इस दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड हम जब भी देखेंगे ये एल और जी की तरफ देखेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एल और जी के ऊपर करता है। अच्छा, उसके बाद हम अगर क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं तो पहला क्वेश्चन जो इसका है, यहां तक आप लोगों का टाइम पीरियड का कंप्लीट हो गया जी। हम क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आप इफ बॉब इज रिप्लेस बाय a balloon fill with water, what is टाइम पीरियड। वो कहता है कि अगर इस बॉब को रिमूव करके इसकी जगह पर एक बालून लगा दें और बालून के अंदर आपने पानी फिल किया हुआ है, तो उस वक्त उसका टाइम पीरियड क्या होगा। और आपने वो जो बालून है उसके अंदर एक छोटा सा सुराख निकाल दिया जिसकी वजह से वो पानी क्या नीचे गिर रहा है, तो अब मुझे आप उसको मूव करवाएं तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो स्टूडेंट आपने इस बात का आंसर इस तरह से देना है कि सर कि जो टाइम पीरियड है वो तो मैथ्स पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो आप जितना मैथ्स लगा लें तो वो टाइम पीरियड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने ये कहना है कि चाहे मैथ्स जो भी आ जाए टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम का कराची में क्या होगा और मरी में जाके क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के मुताबिक। तो अगर आप देखें कि जो कराची है वो सी लेवल पे है, यानी कि नीचे है, और जो मरी है वो ऊपर है। तो बेटा
जो कराची होता है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती रहती है। तो यहां पर जो जी की वैल्यू क्या होगी? वो मिनिमम होगी। यहां पर जो जी की वैल्यू क्या होगी? वो मिनिमम होगी। तो अगर आप अपने फार्मूले की तरफ देखें तो जो टाइम पीरियड है वो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो टाइम पीरियड है वो जी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कराची में जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर कराची में जी मैक्सिमम होगा तो टाइम पीरियड वहां पे क्या होगा? मिनिमम होगा। और टाइम पीरियड अगर मिनिमम होगा इसका मतलब यह होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, सिंपल पेंडुलम है, वो अपना एक चक्कर है वो बहुत देर लगा के पूरा करेगा। अगर आप मरी में जाएं तो वहां पर जो जी की वैल्यू है वो कम होती है। जी की वैल्यू कम होगी इसका मतलब टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो मरी में जाके इसका टाइम पीरियड वो बहुत देर, सॉरी, कराची में जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है कि वो जल्दी जल्दी से अपनी ऑसिलेशंस करेगा, जल्दी जल्दी से। लेकिन मरी में जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जो ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। तो आप सेकंड क्वेश्चन में ये आंसर देखेंगे कि सर कराची में जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो टाइम पीरियड कम होगा, और टाइम पीरियड कम होगा तो अपनी ऑसिलेशन जल्दी कंप्लीट करेगा। मरी में अगर बात करें तो मरी में जाके जो ऑसिलेशंस होती, जी की वैल्यू ज्यादा कम हो जाती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो वहां पर ऑसिलेशंस वो बहुत देर के बाद कंप्लीट करेगा। उसके बाद नंबर थर्ड पे वो क्वेश्चन आ जाता है कि थर्ड नंबर पे वो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को जमीन के ऊपर परफॉर्म करवा रहे हैं, फिर उसके बाद वही आप सिंपल पेंडुलम ले चलें आसमान के ऊपर, यानी कि मून के ऊपर ले चलें, चले मून ले लेते हैं, मून के ऊपर ले चलें, वहां पर टाइम पीरियड क्या होगा? तो बात याद रखिएगा कि जी के ऊपर जो जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर बेटा होती है 10 ms-2, और जी की वैल्यू मून के ऊपर जो होती है वो 10/6 होती है ms-2। यानी कि जी के ऊपर, मून के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो 6 टाइम कम होती है। तो जी की वैल्यू अगर कम होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो मून के ऊपर उसकी ऑसिलेशन जो होगी वो बड़ी स्लो होगी, बहुत स्लो होगी। अब जैसे जैसे जमीन की तरफ बढ़ते जाएंगे उसकी ऑसिलेशंस क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो आप इसके आंसर में कहेंगे कि सर मून के ऊपर जी की वैल्यू कम होती है, और जी की वैल्यू कम होने की वजह से वहां पर जो ऑसिलेशंस होती हैं वो बहुत देर लेता है अपनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करने को, अपना टाइम पीरियड बहुत उसका बढ़ जाता है और ऑसिलेशन बहुत देर लेता है। नंबर थर्ड पे वो यही कहते हैं कि व्हाट इज द जो है सिंपल पेंडुलम सेकंड पेंडुलम क्या होता है? ये सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम? तो सेकंड पेंडुलम का आंसर बिल्कुल आसान है कि जी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा उसे हम बोलेंगे जी सेकंड पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब है कि अगर ये आप इसको यहां पर लेके आ गए हैं तो ये मीन पोजीशन के यहां पर गया, उसके बाद यहां पर आया तो इसने 1 मिनट लिया, फिर वहां पर जा रहा है, यहां पर पहुंचे तो अपनी अपनी फिर बैक यहां से यहां तक अगर पहुंचे तो ये अगर 2 सेकंड में पहुंचे तो इसका मतलब ये सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा जो होता है वो 2 सेकंड ही होता है। अब सेकंड पेंडुलम के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा कि आप अगर सेकंड पेंडुलम को मून के ऊपर ले जाएं तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो बेटा सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मून के ऊपर चेंज नहीं होता, वो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहता है। तो ये जो है वो सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो उसके टाइम पीरियड के रिलेटेड ही बनते हैं, ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये बता दिया। आई होप ये जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि जो लोग डेमो तैयार करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज इसके बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।